हरियाणा के करनाल में किसान संगठन आज महापंचायत कर रहे हैं और ये महापंचायत 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ है। किसान संगठनों का कहना है कि लाठीचार्ज को लेकर एसडीएम के विवादित आदेश पर उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई और इसी से नाराज किसानों ने आज महापंचायत बुलाई। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज किया जाए। हरियाणा सरकार एसडीएम का ट्रांसफर कर चुकी है, लेकिन किसान इस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं और करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में दरअसल ये महापंचायत की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एसडीएम पर मर्डर केस दर्ज करने की मांग चल रही है और जो कार्रवाई अभी तक उन पर हुई है उससे फिलहाल किसान खुश नहीं है। करनाल और आसपास के जो जिले हैं वहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। हालात को देखते हुए अलग अलग जगहों पर बैरिकेड भी किया गया है। करनाल में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों की ये महापंचायत, वहीं सचिवालय का घेराव करने की बात सामने आई है, इसीलिए इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। एसडीएम पर एक्शन की मांग को लेकर ये महापंचायत आज बुलाई गई। भारी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो करनाल में आज किसानों का हल्ला बोल और आज दरअसल महापंचायत इसलिए कि वो जो एसडीएम है उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर लगातार आज स्वर मुखर करेंगे किसान नेता। बात करें तो हमारे फोन पे भी इंटरनेट सेवा नहीं आ रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इस वक्त जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये करनाल की अनाज मंडी है। यहाँ पे आप देखिए अमूमन आपको किसान नजर आते थे, पर किस तरह से पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल यातायात है उसकी आवाजाही नहीं हो रही है यहाँ पे। और खाकी का जो समुंदर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। सामने आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे है और 7 बजे का टाइम दिया गया था किसानों को यहाँ पे एकत्रित होने के लिए, पर एक इक्का दुक्का किसानों के अलावा वो मजमा नजर नहीं आ रहा है। क्या उनकी कोई और रणनीति होगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से आह्वान किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ऐसे में कैसे किसान एंटर करेंगे उस रास्ते से? आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स से लेके तमाम एंटी राइट व्हीकल से लेके पुलिस की भारी तैनाती इस सड़क पर नजर आ रही है और लगातार मुआवजे की मांग हो रही है कि जिस किसान ने अपनी जान गंवाई 28 अगस्त को उसको उचित मुआवजा मिले, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, उसको लेके लगातार यहाँ पे कुरुक्षेत्र बना हुआ है। और जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त करनाल में मौजूद हैं, वो इस वक्त जुड़ भी चुकी हैं। सीधे मौसमी का रुख करते हुए मौसमी जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, सुरक्षा के इस मद्देनजर क्या इंतजाम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बारिश हो रही है, मौसम का जो मूड है, मिजाज है वो बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। किसान किस मूड में आते हैं यहाँ पे ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमाम तबके हैं उनमें नाराज़गी है कार्रवाई को लेके और ये बोला गया था कि मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद हम फिर जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि प्रशासन ने आखिर क्या कार्रवाई की उन किसानों उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने लाठीचार्ज किया था किसानों पर। आप इधर अगर नजर दौड़ाएं तो जो एंट्री पॉइंट है वहां पे आप देखें तो तमाम बसें तैनात की गई हैं, सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मियों से लेके अतिरिक्त सुरक्षा बल उनकी भी तैनाती है। अनाज मंडी में किसानों की एक पंचायत होगी और उसके बाद वो जो मिनी सचिवालय है वहाँ पे कूच करेंगे और उसका घेराव करेंगे। देखना ये है कि आखिर क्या किसानों को वहाँ तक जाने दिया जाता है, क्योंकि धारा 144 यानी कि 4 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग पर पाबंदी है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा नहीं है और ऐसे में आप देखिए जो एंट्री पॉइंट है वहाँ लगातार चेकिंग हो रही है, बिना अनुमति की गाड़ियों को इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। ये वो वक्त है जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो कर्म भूमि है वो छावनी में तब्दील हो गई। लगातार जेजेपी हो या भाजपा की तमाम इवेंट्स हो रही हैं, वहां पे लगातार किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, कभी वो काले झंडे दिखा रहे हैं। जो बटारक टोल प्लाजा है वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है और सारी जो पूरी जो फसाद है, जो लड़ाई है वो वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि टोल
टोल प्लाजा पे किसान प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, महापंचायत से करनाल जो है वो पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है, जैसी तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, शहर में धारा 144 लागू है, भारी सुरक्षा के वहां पर इंतजाम हुए हैं और कई रूट जो है वो इसी मद्देनजर डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं महापंचायत के चलते वहां पर सुरक्षा भी जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना वहां पर ना हो। अब तक क्या क्या हुआ जरा इस पर नजर डालें। कृषि कानून पर आंदोलन जो है वो तेज है। 9 से 10 सितंबर में किसानों की महाबैठक चली, 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद हुई, 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया, 28 अगस्त को किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुए और उसके बाद ही आज किसान जो है वो ये महापंचायत कर रहे हैं। एसडीएम ने दिया था सिर फोड़ने का आदेश, वीडियो काफी वायरल हुए थे और उसके बाद एसडीएम के बयान पर किसान संगठन जो थे, किसान जो थे, उनका गुस्सा भड़का। हरियाणा सरकार भी एसडीएम के बयान से नाराज नजर आई और इसके साथ ही साथ जो किसान है वो इस बात पर अड़े रहे कि कार्रवाई होनी चाहिए। 1 सितंबर को एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया, लेकिन इससे किसान खुश नजर नहीं आए और आज ये महापंचायत हुई है और वो और कार्रवाई उन पर चाहते हैं। जहां तक पर्चा दर्ज करने का सवाल है तो ये बात को बार बार उल्टा रहे हैं, घुमा रहे हैं और अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं, प्रशासन भी और सरकार भी। जो बिल्कुल गलत है, जो नैतिकता के खिलाफ है, वो तो इनको देखना है। पैरामिलिट्री फोर्स करें, जो भी करें, हमने कौन सा कोई लड़ाई तो करनी नहीं, हमने तो किसी पे हाथ उठाना नहीं, हम तो, हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक है। लोग शरारती तत्व फायदा ना उठा जाए, कोई र्यूमर मोंगर्स किसी प्रकार का वो ना कर जाए, उसके लिए प्रशासन को एहतियात बरतने नहीं। मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है और हमें उम्मीद है कि सारा शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। करनाल की किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होने जा रहे हैं। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने आज तक से बात की। राकेश टिकैत है हमारे साथ, जा रहे हैं करनाल। करनाल का क्या एजेंडा है? करनाल में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहाँ पे सरकार से बात नहीं, वहाँ के अधिकारियों से बात होगी और वहाँ एक मीटिंग रखी है कि हम जाएंगे। जो इशू थे, जो एसडीएम ने जो न्यूसेंस वहाँ पे करी, उसके बाद में एक लड़का था उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई उसी दिन रात को, तो वो सारे इशू रहेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और मेनली ये है कि उसका मुआवजा, उसके परिवार के लोग, तो उसके परिवार के लोग भी चाह रहे जी हम तो जाके उनके एसडीएम के घर पे जाएंगे, हम तो हमारा बाप गया। कल आपकी जो बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने मानने से इनकार किया है कि जो किसान हैं जिनकी आप के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हो उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरीके का टकराव जारी रहता है तो क्या है आगे रास्ता? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं तो अधिकारियों से बातचीत हो रही है, वहाँ पे अधिकारी बात करें, जो इशू है उसको सोल्व करें अधिकारी। इंटरनेट बंद हो गया है आपके महापंचायत से पहले, नहीं करना चाहिए, क्यों जनता को दुखी करो कि इंटरनेट बंद कर दिया, वो कर दिया, तो लोग तो जाएंगे। लोग क्या इंटरनेट के भरोसे है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो लोग रुक जाएंगे। लोग तो जाएंगे, वहाँ मीटिंग करनी चाह रहे तो लोगों को मीटिंग करने दो। उसके जैसे हिसार में होया तो हिसार में भी मीटिंगें की और मीटिंग करने के बाद में अधिकारियों से, वहाँ के जो कमिश्नर थे, डीसी थे, वे थे, उसके बाद में वहाँ पे 8-10 लोग गए और बातचीत करी और एक बातचीत हुई है। वो सरकार को प्रपोजल देंगे, क्या देंगे, तो बातचीत तो अधिकारी को करनी चाहिए, ऐसे छुप कर कैसे काम चलेगा। बढ़ रहे आगे, 2022 के यूपी चुनाव के लिए आज से मायावती अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रही हैं। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और इस मौके पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। मायावती लखनऊ में पार्टी कार्यालय में अपना संबोधन करेंगी, राजनीतिक एजेंडा रख सकती हैं। बीएसपी का दावा है कि इसमें यूपी के सभी 75 जिलों के ब्राह्मण प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बीएसपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से सतीश चंद्र मिश्रा ने
23 जुलाई को की थी और अब आज उसका आखिरी दिन है। इसी मौके पर मायावती अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रही हैं। तो मायावती संबोधन में अपनी राजनीतिक एजेंडा रखेंगी कि किस तरीके की रणनीति अब उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए बीएसपी की रहने वाली है। और एक तरीके से राज्य में अगर देखें ब्राह्मणों पर इतना फोकस क्यों, क्योंकि 13% ब्राह्मण, कई सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोट जो है वो है। 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट है। 2017 में 56 सीटों पर ब्राह्मण जीते थे। 2017 में बीजेपी के 44 ब्राह्मण उम्मीदवार जीते थे और इसीलिए फोकस जो है वो खासतौर पर इस बार ब्राह्मणों पर दिख रहा है। दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, अन्य, और ये सारा समीकरण है जातिगत समीकरण जो साधने की तमाम दलों के द्वारा कोशिश होगी। जहां पर दलित जो आंकड़ा है वो 20.5% दलित है, ब्राह्मण 13% है और इसीलिए ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी हुई। ठाकुर 8.5% है, 50%, वहीं यादव जो है वो 9% है और साथ साथ नजर मुस्लिमों पर भी, क्योंकि मुस्लिम 19% है और इसीलिए फोकस मुस्लिम और ब्राह्मण भी कई बार इन राजनीतिक दलों का रहता है। बहन जी, उन नौजवान रोजगार मांगने वाले नौजवानों से कब मिलेंगी जो रोज सड़क पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन जी, उन महिलाओं से कब मिलेंगी जो रोज इस कानून व्यवस्था का शिकार हो रही हैं। मैं समझता हूं कि बहन जी, प्रबुद्ध लोगों के साथ तो मिलने का क्रम रख रही हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोगों के किस काम आ रही हैं ये भी प्रबुद्ध लोग जानते और पहचानते हैं। आज भी वही स्थिति ब्राह्मण समाज की जो उस समय हाशिए पर पहुंच गया, परेशान था, मारा जा रहा था, हत्याएं हो रही थी, उस समय जो हालात थे वही हालात आ रहे हैं और ब्राह्मण समाज अपने को लाचार महसूस करता था। हमने ब्राह्मण समाज से कहा था कि आपकी ये स्थिति क्यों है, कभी आपने इसके बारे में सोचा? कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे संबोधित करने वाली है मायावती और किस तरीके से उत्थान पुथल की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नजर आ रही है? देखिए, पहले तो आपको सीधे दिखाते हैं वो तस्वीरें जो इस वक्त उनके पार्टी दफ्तर के बाहर की हैं। हम वहीं मौजूद हैं। लखनऊ का ये पार्टी दफ्तर है और यहाँ पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है। पूरे 75 जिले से बीएसपी के जो ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध सम्मेलन से जुड़े लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्हें बुलाया गया है। और बाहर की ये आप बाहर का ये आप दृश्य देख रही हैं, चारों तरफ पोस्टर बैनर से ये पट चुका है इलाका। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और मायावती एक तरीके से अपना राजनीतिक एजेंडा आज रखेंगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से सतीश चंद्र मिश्रा जिले जिले घूम रहे थे और प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे। ब्राह्मणों को जोड़ने की उनकी ये कवायद थी। आज मायावती का एक तरीके से ये चुनावी आगाज कहा जाएगा, क्योंकि काफी समय के बाद वो सीधे जनता से मुखातिब हैं और अपने राजनीतिक एजेंडे को सामने रखेंगी। 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, तकरीबन 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चल सकता है। और आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि 2022 के चुनाव का आगाज होगा। नजर रहेगी कि आखिर मायावती क्या कहती हैं, क्योंकि ये 2007 के बाद पहली बार है जब ब्राह्मणों को साधने की एक सोची समझी कोशिश बसपा की तरफ से दिखाई दे रही है। और बीएसपी ने जो अपना कॉम्बिनेशन इस बार बनाने की कोशिश की है दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की, क्योंकि यही उनका फॉर्मूला 2007 में हिट हुआ था जब वो सत्ता में आई थी, और एक बार फिर से दोबारा उसे आज आजमाएंगे। लेकिन तमाम नजरें इस बात पर रहेंगी कि मायावती कहती क्या है और उस पर भी नजर रहेगी। कोई अपडेट होगा वो भी आपसे लेंगे, आप रहिए जरा साथ। देखिए, 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या दस्तक दे रहे हैं। ये अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीटों में से एक रुदौली विधानसभा में एक सभा को संबोधित करेंगे। जिले की यही एक लौती विधानसभा सीट है जहां से ओवैसी के प्रत्याशी ने ओवैसी ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि रुदौली विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सुल्तानपुर, बाराबंकी भी जाएंगे, आगे का उनका यह भी कार्यक्रम रहना है। तो मिशन यूपी के लिए अब ओवैसी भी आगे बढ़ गए। 3 दिनों के दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी और उसी दौरे के तहत अलग अलग जगहों पर वो पहुंचेंगे। आज पहले दिन अयोध्या का दौरा करेंगे ओवैसी और उसके बाद बाराबंकी भी जाएंगे। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना, फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में,
8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाना है और योगी हुकूमत को हराना है। ओवैसी ने अपने बयान में अयोध्या की बजाय फैजाबाद का इस्तेमाल किया। साथ ही अयोध्या में पोस्टर बैनर पर भी फैजाबाद ही लिखा हुआ है। इससे साधु संतों में नाराजगी है। जो अयोध्या दौरा है उसमें उनके जो पोस्टर बैनर ये होर्डिंग लग रही थी, उसमें इन्होंने जो है अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा था। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम हटा करके और अयोध्या कर दिया है, तो अयोध्या लिखना चाहिए। यदि उनको अयोध्या से चिढ़ है तो अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स हिंदू हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हिंदू थे। जिन्होंने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहाँ है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो। इधर भड़का है, उधर भड़का है, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहाँ होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा।